हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत समय से प्रतीक्षारत थे कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी कब आने वाली है, जीडीएस की भर्ती कब आने वाली है। तो पोस्ट ऑफिस की जो जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसियों की बात करते हैं तो 21,413 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जीडीएस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक आप लोगों ने देखा है कि जैसे शहरों में पोस्ट ऑफिस होते हैं वैसे ही गाँव में भी पोस्ट ऑफिस होते हैं। ठीक है, देखिए इसकी हायरार्की को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे किसी भी ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो हर ज़िले में एक हेड पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, उस हेड पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो है कई सब पोस्ट ऑफिस आते हैं, जो आपके तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आपके कई पोस्ट ऑफिस खुले हुए होते हैं। ठीक है, उन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सब पोस्ट ऑफिस आते हैं उनके अंडर में जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस आते हैं। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण अंचल में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है, वहाँ के लिए जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की जो भर्ती निकलती है वो इसी जीडीएस के द्वारा निकलती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती कौन सी होती है। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं इसके अंतर्गत जो पोस्ट होने वाली है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर की होने वाली है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होने वाली है और डाक सेवक की होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो निकली वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस ने एक नई भर्ती निकाली है 2025 में जीडीएस के लिए। अब आप लोगों के लिए अपडेट है कि जीडीएस की भर्ती के आवेदन फार्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को इसमें आवेदन करना है वो लोग इसमें आवेदन जरूर करें, लेकिन आवेदन करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट डेट से लेके इसके बाद योग्यता क्या है, इसके अलावा कट ऑफ क्या होने वाली है, क्या 60 से 70% वाले लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स देखे होंगे कि 60 से 70% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है जीडीएस में। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, वो सब चीज़ मिलने वाली है इसमें। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि नए आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसियों की बात करें तो 21,413 वैकेंसी निकली है जीडीएस के लिए। ठीक है, ये ऑल इंडिया बेसिस पे वैकेंसी होती है, तो ये वैकेंसियों की संख्या भी ऑल इंडिया बेसिस पे है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की बात करते हो 10 फरवरी 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 3 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करे जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं करेक्शन के लिए, तो करेक्शन के लिए भी आपको विंडो खुलेगा। ये आपके लास्ट डेट जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फॉर्म करेक्शन का आपका विंडो खुलेगा। कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपको करेक्शन का विंडो खुलेगा। ठीक है, तो अगर आपके फार्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती तो उस समय आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि फार्म भरते समय ही आप जो है सारी चीज़ें डिटेल सेव करने से पहले ही चेक कर लें, ताकि करेक्शन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक बार फार्म में कोई त्रुटि हो जाती तो माइंड में स्ट्रेस हो जाता है कि यार अब मेरा गलत हो गया। तो अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने के लिए वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा, हर चीज़ समझ लीजिएगा बारीकी से, उसके बाद आवेदन करिएगा। देखिए, फार्म में ज़्यादातर त्रुटि कहाँ होती है, फार्म भरने में त्रुटि जो होती है मेनली वो आपके नाम और पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों में ज़्यादातर मिस्टेक्स होती है। बाकी जगह अगर कहीं पे मिस्टेक है तो मतलब एक बार को अवॉइड की जा सकती है। मेनली 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। एक तो आपके नाम की स्पेलिंग जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो उसके हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, और पिताजी के नाम की स्पेलिंग जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो उसके हिसाब से लिखिएगा। माताजी के नाम की स्पेलिंग जिसके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो लिखी है उसके हिसाब से लिखिएगा। अगर आपका माताजी का नाम नहीं है हाई स्कूल की मार्कशीट में, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले कर रखा है हाई स्कूल, तो उनके उसमें मार्कशीट में नाम प्रिंट नहीं है, तो आप जैसा लिखते हैं उस हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास वही होनी चाहिए जो आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट में मेंशन है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ अलग होती है और
आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और स्पेलिंग अलग होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में आपके जो भी हो उसको आप करेक्शन करा लीजिएगा। जो स्पेलिंग आप लिखिएगा वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हाई स्कूल की मार्कशीट को ही आधार बना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फीस कितनी होने वाली है। तो फीस की बात करते हैं, जनरल ओबीसी की कैटेगरी के लोगों के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं बात करते हैं एससी एसटी और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं होने वाली है, शून्य फीस होने वाली है। देखिए फीस बहुत नॉमिनल इसमें जाती है, ठीक है? तो आपके मन में अगर थोड़ा-सा भी डाउट है कि क्या मुझे आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हो फ्रीली, ठीक है? क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है? एज की बात करते हैं तो 18 से 40 साल, जिनकी उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच में है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की गणना जो है वो 3 मार्च 2025 पे की जाएगी, मतलब जो लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की, उस डेट पे आपकी मैक्सिमम एज की गणना की जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम एज की, ठीक है? जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी के कोई बंदा है तो उसे मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। अगर कोई हैंडीकैप्ड बंदा है तो उसको मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है? तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी की जो एज से संबंधित जो छूट मिलने वाली है उसकी जानकारी आपको मिल गई है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए छूट हमेशा मैक्सिमम एज में मिलती है, मिनिमम एज में नहीं मिलती है, ठीक है? क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हाई स्कूल पास मात्र चाहिए इसमें, ठीक है? केवल हाई स्कूल अगर आपने पास कर रखा है, कंडीशन इतनी कि आपके पास हाई स्कूल में मैथ सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए। देखिए जिनके पास हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनके पास मैथ और इंग्लिश आपके हाई स्कूल सब्जेक्ट रहा है, ठीक है? सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि सिलेक्शन के लिए इसमें जो है आपका मेरिट बेस बनता है कि हाई स्कूल में जो मेरिट परसेंटेज है उसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है? कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। मेरिट में अगर आपका नंबर आ गया तो उसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी वैकेंसी हैं। तो वैकेंसियों की बात करते हैं तो यूपी सर्किल की बात करते हैं तो 3004 वैकेंसी होने वाली है। वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं तो 568 वैकेंसी होने वाली है। बिहार में 783 वैकेंसी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 638 वैकेंसी होने वाली है। दिल्ली में 30 वैकेंसी होने वाली है, ठीक है? इसी तरह बाकी स्टेट में भी आप अपने वैकेंसी का सर्कल देख लीजिएगा, लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखी है, ठीक है? इसी हिसाब से आप अपनी वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि क्या अब आप लोगों के मन में एक बात का प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम अपने ही राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, अपने ही सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं या किसी अदर सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आप अप्लाई किसी भी सर्किल में कर सकते हैं, चाहे तो अपने राज्य के करिए, चाहे किसी और अदर स्टेट में करिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले किसी अदर स्टेट में या अदर सर्किल में अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अंतर्गत जो भर्ती होती है वो बीपीएम की होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। दूसरी भर्ती असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। तीसरी भर्ती जो है डाक सेवक की होती है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी जो है इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है, जो आपका मैक्सिमम 29,380 रुपये तक जाने वाला है, ठीक है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो वेतनमान शुरुआती तौर पे आपका 10,000 होता है, जो मैक्सिमम 24,470 रुपये तक आपका जाने वाला है। इसीलिए केवल इस सैलरी के हिसाब से ही हम आपको बता रहे थे कि आपको अदर स्टेट में अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये पोस्टिंग तो है आपको ग्रामीण डाक सेवक की है, तो पोस्ट आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी गाँव देहात के क्षेत्र में ही मिलने वाली है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको रहने का खर्च भी होगा। अगर आप अदर जगह कहीं जा आवेदन करते हो तो रहने खाने का भी खर्च आपका एडिशनल होने वाला है। तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो आप अपने किसी अदर स्टेट में अगर आवेदन करना चाहते हैं, अदर सर्किल में आवेदन करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को माइंड में ध्यान रखिएगा कि क्या
आप जो है वहाँ पे रहने के लिए इतने कम बजट में कि आप खर्चा चला सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की, तो ड्यूटी आवर्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपको डेली कम से कम 4 घंटे का काम करना होता है और हफ्ते में 5 दिन आपको काम करने, इतना ही सफिशिएंट होता है। इतना ही जो है डिपार्टमेंट मांगता है कि आप डेली 4 घंटे काम करिए और हफ्ते में 5 दिन भी काम करेंगे तो सफिशिएंट है इनके लिए, जो इनकी नियमावली है उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी रियलिटी में कितना करना पड़ता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो नियमावली में जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वो आपका डेली 4 घंटे का और वीकली 5 दिन का काम कर रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिसका आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कट ऑफ क्या होने वाली है। तो कट ऑफ देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से हमने देखा सारे स्टेट के मिला के, और मतलब जितने भी सर्कल हैं उनको मिला के देखा, तो परसेंटेज की जो क्राइटेरिया है वो 85 से 95% के बीच में ही वेरी कर रहा है। यानी कि जिनके परसेंटेज इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं वो ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, हालाँकि ये बात अलग है कि आसाम में कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस थे जहाँ कट ऑफ जो है 60 से 70% के बीच में गई है, लेकिन वो केवल आसाम स्टेट के अंदर ही हुआ था। बाकी और कहीं भी 60 से 70% के बीच में कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है। तो ये एक केवल भ्रम फैलाने वाली बात है कि जो आपके वीडियो और शॉर्ट्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपके 60 से 70% वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिथ्य है। असली बात यही है कि 85 से 95% के बीच में जिनके हाई स्कूल में परसेंटेज है, वही लोगों का ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ जैसे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में लास्ट ईयर 91-92 के आसपास कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से अगर आप ध्यान अपनी परसेंटेज का क्राइटेरिया ध्यान रखते हुए इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने हर चीज़ को बारीकी से जाना और समझा है, ठीक है। फिर भी अगर मन में कोई भी डाउट या शंका आपके मन में कुछ हो तो आप कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर मैं जल्द से जल्द दे पाऊँ। लास्ट में बस आप लोगों से बस इतना ही आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुंच सके और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। यही आपसे एक सपोर्ट अपेक्षित है। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से पुनः आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और इसी तरह की बाकी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।